गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 3, 4 एंड 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण के चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको भाषा के बारे में पढ़ना है, भाषा क्या है, उसके बाद भाषा के रूप के बारे में पढ़ना है कि भाषा के कितने रूप हैं, फिर बोली के बारे में पढ़ना है, बोली क्या है, फिर लिपि के बारे में पढ़ना है, उसके बाद व्याकरण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि वाणी, जिसका अर्थ वाणी होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो कभी खुश रहता है तो कभी दुखी रहता है। वो अपने मन के विचार को दूसरे के सामने प्रकट करता है। अब प्रकट करेगा कैसे, या तो बोल के करेगा या फिर लिख के करेगा। तो जब वो किसी ना किसी माध्यम से अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, तो वो जिस माध्यम से अपने मन के विचारों को प्रकट करता है उसी को हम भाषा कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम वैसे भी बोल सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। उसके बाद भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, एक है पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की भाव को दूसरे के सामने बोल के प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भाषण दे रहा है तो वो अपने मन के विचारों को बोल के हमारे सामने प्रकट करता है, या फिर अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मन के विचार को बोल के आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मौखिक भाषा हो गया। उसके बाद होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? नाम से यह स्पष्ट है कि लिखित भाषा यानी कि जिसमें हम लिखते हैं। तो वैसी भाषा जब मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने लिख करके प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को कौन सा भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब मौखिक लिखित भाषा का एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं, पत्र लिखते हैं। किसी को पत्र लिखे तो उसमें हम अपने भाव को लिख करके प्रकट करते हैं, या फिर SMS किसी को भेजते हैं, तो ये भी क्या है, लिखित भाषा ही है। इसके अलावा मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा भी एक भाषा होता है, जैसे कि जो सांकेतिक भाषा हो गया, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें संकेत किया जाता है। एक जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का लगभग, वो ना ही बोल सकता है ना ही लिख सकता है। वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को अपने भाव को अपने पेरेंट्स के सामने कैसे बताएगा, तो वो संकेत के माध्यम से बताता है, तो पेरेंट्स समझ भी जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सांकेतिक भाषा हुआ। या फिर हम जैसे क्लास में इन किए तो आप लोग खड़े हो जाते हैं, आप लोग खड़े हो गए, आप लोग तो कुछ बोले नहीं, तो हम समझ जाते हैं कि स्टूडेंट क्या करता है, खड़ा होकर हमारा सम्मान कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं। ये भी एक क्या, सांकेतिक भाषा हुआ। उसके बाद बोली है। अब बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। बोली का प्रयोग सभी जगहों पे नहीं किया जाता है, कुछ सीमित क्षेत्र है उसी जगह पे बोली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी हिंदी बोला जाता है, राजस्थान में राजस्थानी हिंदी, बिहार में भी कई प्रकार की बोली है, जैसे कि भोजपुरी हो गया, और ये मैथिली, मगही, ऐसे करके कई सारे बोलियां हैं। उसके बाद है लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक भाषा को हम लिखते हैं तो उसका अपना अपना अलग अलग एक चिन्ह होता है। जैसे कि हम हिंदी में म लिखते हैं तो म का भी एक चिन्ह होता है, प लिखते हैं प का भी एक चिन्ह होता है, इंग्लिश में ए बी कुछ भी लिखते हैं तो उसका एक चिन्ह होता है। उसी को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। उनको भी अलग अलग
प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग निश्चित चिन्ह होते हैं, उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कुछ भाषा दिया हुआ है और उसका लिपि है। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसके बाद अंग्रेजी को रोमन में लिखते हैं, फिर अरबी भाषा की लिपि हो गई फारसी, पंजाबी की मुरुमुखी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अब हम बात करेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण है क्या? व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। ठीक है। उसके बाद व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के कुल 3 अंग हैं। हिंदी वर्णमाला में व्याकरण के कुल 3 अंग हैं, जिसमें कि पहला है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार कहते किसको हैं? तो वर्ण विचार, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या, कुल संख्या कितना है टोटल? 52, जिसमें कि 11 स्वर है। व्यंजन की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, उसके बाद अनुस्वार या चंद्रबिंदु 1 है और विसर्ग भी 1 है। उसके बाद द्विगुण व्यंजन भी 2 है, जो कि र और ढ है। उसके बाद शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार। अब शब्द विचार किसको कहते हैं? अक्षरों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द विचार कहते हैं। अक्षरों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द विचार कहते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं। अब पहला है सार्थक, दूसरा निरर्थक। अब सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। उसके बाद दूसरा है निरर्थक। निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, और दूसरा निरर्थक, जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद वाक्य विचार है, तीसरा है वाक्य विचार। शब्द के मेल से वाक्य बनता है, जिसे कि वाक्य विचार कहा जाता है। बहुत सारे शब्द को जब एक जगह किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि एक वाक्य बनता है, इसे ही वाक्य विचार कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण खत्म है, जिसमें हमको पढ़ना था क्या? पहला भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। तो भाषा जब हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, या तो बोल के प्रकट करते हैं या फिर लिख के प्रकट करते हैं, जो भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद थे? तो भाषा के 2 रूप थे। कौन कौन? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। उसके बाद बोली हम पढ़ लिए, उसके बाद लिपि पढ़ लिए। अब व्याकरण, ये था हमारा लास्ट टॉपिक। चलिए, थैंक यू।